हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चलेगी। बच्चों, क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में आपका चैप्टर 10 चल रहा है जैव अणु, जिसमें आज का टॉपिक है एमिनो अम्ल। देखो बच्चों, 2024 को जो टारगेट में रखकर पढ़ाई कर रहे हैं एनसीईआरटी पैटर्न पर, तो उनके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है और इसके पहले हमने जो भी वीडियोस प्रोवाइड किया है उसे प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है। तो प्लीज़ आप लोग जाकर के चेक करें और तैयारी करें। अब कुछ स्टेट में मान लीजिए जो चैप्टर एनसीईआरटी ने हटा दिया उनका भी सिलेबस है, तो वो पुराने वीडियोज लेक्चर देख करके कवर कर सकते हैं। चलिए, एमिनो अम्ल है क्या। इसके पहले मैंने प्रोटीन के बारे में बेहतर समझाया था कि प्रोटीन किसे कहते हैं, उनके प्रकार ही बताया था, जैसे जल अपघटन के आधार पर प्रोटीन, या बच्चों फाइब्रस प्रोटीन, ग्लोब्यूलर प्रोटीन, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। और प्रोटीन की परिभाषा मैंने बताया था, जटिल यौगिक होता है, नाइट्रोजन युक्त जो कार्बनिक यौगिक हैं जो कि जटिल रूप में होते हैं वो आपके प्रोटीन कहलाते हैं, या नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक आपके प्रोटीन कहलाते हैं, जो कि एमिनो अम्लों की संघनन से बनता है। और उसमें बताया था कि एमिनो अम्ल का एक अलग टॉपिक है, तो आज आप सीख ही रहे हो बच्चों। कुल मिलाकर के यदि मैं कह दूं कि प्रोटीन का एक छोटा रूप एमिनो अम्ल है, यानी प्रोटीन का एक इकाई है जिसके संघनन से कहीं ना कहीं प्रोटीन का निर्माण होता है। जैसे एमिनो अम्ल के रेखीय संघनन से आपका फाइब्रस प्रोटीन बनता है, वहीं पर जब एमिनो अम्ल का क्रॉस बंधित संघनन होता है तो ग्लोब्यूलर प्रोटीन बनता है। ये सब चीज जानना जरूरी है, एक दूसरे से रिलेट करके सीखो तब तो आपको समझ में आएगा। हालांकि ये आपके जीव विज्ञान का टॉपिक है लेकिन केमिस्ट्री में है, इसलिए मैं उतना ही समझाऊंगा बच्चों जो कि आपके एग्जाम में जितना है आप लिख सको। फिलहाल यदि मैं बात करूं कि एमिनो अम्ल मिलता कहां से, देखिए हमारे शरीर में टोटल यदि बात करूं तो 20 एमिनो अम्ल होते हैं, यानी हमारे शरीर को 20 एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है। और ये जो 20 में से 10 एमिनो अम्ल है वो प्रोटीन से ही प्राप्त कर लेते हैं। जैसे हमारे पास कोई प्रोटीन है, उसका अपघटन हुआ तो एमिनो अम्ल बनता है। क्योंकि आप लोगों ने ये समझा कि एमिनो अम्ल के संघनन से, संघनन मतलब जब जुड़ जाते हैं, मिल जाते हैं, जब एमिनो अम्ल आपस में मिल जाते हैं या संघनन हो जाता है तो प्रोटीन का निर्माण होता है। वहीं पे जब प्रोटीन का अपघटन होगा तो लगभग 10 एमिनो अम्ल का संश्लेषण मानव शरीर में, यानी हमारे शरीर में प्रोटीन से प्राप्त हो जाता है। यानी 20 में से 10 एमिनो अम्ल हम तो प्रोटीन से प्राप्त कर लेते हैं, उसके लिए हमें अलग से भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। सही है कि नहीं। इसके बाद जो 10 होता है बच्चों, इसको प्राप्त करने के लिए भोजन की जरूरत होती है, मतलब जो हमें एमिनो अम्ल दे सके। तो 10 ऐसे एमिनो अम्ल हैं जो कि भोजन से प्राप्त किए जाते हैं, उन्हें हम आवश्यक एमिनो अम्ल कहते हैं। और यदि एमिनो अम्ल की कमी हो जाए हमारे शरीर में तो क्वासी-ओवरकर नामक बीमारी उत्पन्न होती है बच्चों। क्वासी-ओवरकर, यदि कभी पूछ दिया जाए कि एमिनो अम्ल की कमी से, एमिनो अम्ल की भोजन में कमी से होने वाला रोग जो होता है बच्चों वो क्वासी-ओवरकर, ये क्वासी लिख लेना आप, ओवरकर, ये ऐसी बीमारी है जो कि बच्चों एमिनो अम्ल की कमी से होती है। अब जैसे मान लीजिए बचपन में बच्चों को एमिनो अम्ल की कमी हो जाती है तो उनके शरीर का सही से विकास नहीं हो पाता, वृद्धि नहीं हो पाता। इसीलिए इन 10 एमिनो अम्लों की जरूरत पड़ती है बच्चों के मस्तिष्क के विकास के लिए, वृद्धि के लिए। जैसे ये कौन कौन से एमिनो अम्ल हो सकते हैं, एक आध दो एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हैं। जैसे आर्जिनिन हो जाता है, लाइसिन हो जाता है, हिस्टिडीन हो जाता है, बेलिन हो जाता है, लुसीन हो जाता है ना। इस तरीके से 2-4 ऐसे एमिनो अम्ल जिसे याद करना। बाकी एग्जाम में कभी ऐसा नहीं पूछा जाता कि 5 आवश्यक एमिनो अम्ल के नाम, ऐसा नहीं है। ये थोड़ा बहुत आपको समझाना जरूरी था, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। ओके, तो फिलहाल एमिनो अम्ल क्या है, तो एक प्रकार से बच्चों कार्बनिक यौगिक ही है, ये तो क्लियर है। नाइट्रोजन युक्त ही जटिल कार्बनिक यौगिक होंगे और इनके संघनन से प्रोटीन बनता है। तो प्रोटीन की परिभाषा से आप एमिनो अम्ल को समझ सकते हो। प्रोटीन की परिभाषा क्या थी, नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक जो मानव शरीर में, जीव जंतुओं में सब में पाया जाता है। ठीक है, जटिल कार्बनिक यौगिक है जो कि एमिनो अम्लों के संघनन से ही बनता है। तो कहीं ना कहीं जब प्रोटीन में नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक है तो एमिनो अम्ल में भी नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक रहेगा। ठीक है, इतना क्लियर है। यानी एक प्रकार से बच्चों ये जटिल कार्बनिक यौगिक हैं जिसमें आपका नाइट्रोजन रहेगा, इसलिए नाइट्रोजन से एमीन समूह, और कार्बन रहेगा तो कार्बन से कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित है, तभी वो एमिनो अम्ल कहलाएगा। रिलेट करो ना, याद हो जाएगा, कुछ भी नहीं है यार। तो एमिनो अम्ल क्या है बच्चों, एक ऐसे पदार्थ हैं जिनमें एक एमीन समूह और एक कार्बोक्सिलिक समूह यदि उपस्थित है तो वो आपका एमिनो अम्ल कहलाएगा। यानी कोई भी यौगिक है यदि उसमें एक से अधिक भी हो सकता है, एक तो मिनिमम होना ही चाहिए। तो एक आपका एमीन समूह और एक कार्बोक्सिलिक समूह
तो बच्चों वहां पर आपका क्या कहला जाएगा, एमिनो अम्ल कहला जाएगा। जैसे एक आध एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेता हूं, जैसे ग्लाइसिन, ये सूत्र है जो ना ग्लाइसिन का है। अब इसको आप लोगों को समझ में नहीं है, जैसे कार्बन से नाइट्रोजन जुड़ा है NH2, और इधर ही कार्बन द्विबंध से जुड़ा है बच्चों, और इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा है, ठीक है, और इसके साथ आपका COOH है। अब इसको आपको थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझना है तो देखिएगा, कार्बन जो है 2 हाइड्रोजन से जुड़ा है, कार्बन जो है 2 हाइड्रोजन, लेकिन नाइट्रोजन के साथ द्विबंध से जुड़ा रहेगा, तभी तो इसकी वैलेंसी 4 होगी बच्चों। और यहाँ पर कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। और फिर आपका हो जाएगा H2, NH2 ग्रुप है, तो इसके साथ आप NH2 जोड़ दो, ठीक है, तो एक आप NH2 ग्रुप जोड़ दो और एक आप COOH, ऐसा करो, ठीक है। द्विबंध से जोड़ोगे तो बैलेंसी सही नहीं होगी। कार्बन की आप कुछ इस प्रकार से, ये कार्बन हो गया, इसके साथ COOH जोड़ दो और यहाँ पर आप NH2 जोड़ दो। हाँ, अब इस तरीके से ठीक रहेगा, ठीक है, क्योंकि भाई कार्बन की बैलेंसी 4 होती है, और यदि मैं इस नाइट्रोजन से COOH जोड़ता तो गड़बड़ हो जाता। तो कार्बन से ही एक एमीन समूह, क्योंकि एक अलग से एमीन समूह बनाना पड़ेगा ना, इसको मैं यदि कार्बन से जोड़कर इसके साथ COH समूह जोड़ता तो फिर ये NH2 समूह नहीं कहलाता। तो भाई हमारे पास कोई भी एक ऐसा नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है, ये नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक ही कहलाएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि कार्बनिक यौगिक है और नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक जिसमें आपका कम से कम एक COH कार्बोक्सिलिक समूह और एक एमीन समूह उपस्थित है, तो आपका एमिनो अम्ल कहलाता है। अब इन्हीं के आधार पर एमिनो अम्ल को हम 3 भागों में बांटते हैं। एक अम्लीय एमिनो अम्ल, मतलब जिसमें अम्लीयता की मात्रा ज्यादा हो और थोड़ा सा क्षारीय, हल्का सा क्षारीय ग्रुप उपस्थित है, भाई NH2 है तो क्षारीय ग्रुप हो। और उदासीन एमिनो अम्ल, जैसे इसमें अभी आपने देखा ग्लाइसिन में एक NH2 और एक COH है, उदासीन है, एक दूसरे को बराबर मेंटेन करके रखते हैं। उदासीन में क्या होता है, बराबर मेंटेन, जितने आपके एमीन ग्रुप है, जितने एमीन समूह है, उतने ही आपके कार्बोक्सिलिक समूह हो। तो उदाहरण देखते हैं बच्चों। पहला यहां पर आप देखिए अम्लीय एमिनो अम्ल, कौन सा, अम्लीय एमिनो अम्ल दिखेगा, एमिनो अम्ल। अम्लीय एमिनो अम्ल में होता क्या बच्चों, जिसमें कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या अधिक हो, कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या अधिक हो, वहां पर अम्लीय एमिनो अम्ल होगा। जहां पर आपका एमीन ग्रुप अधिक हो, वहां पर क्षारीय एमिनो अम्ल होगा। उदासीन की बात तो आप समझ ही गए हैं, उदासीन मतलब बराबर, जिसमें अम्लीय और क्षारीय ग्रुप दोनों समान हो। जैसे एस्पार्टिक अम्ल, जिसे हम अल्फा सक्सिनिक अम्ल के नाम से जानते हैं, या ग्लूटेनिक अम्ल। तो जैसे हम यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए बात करते हैं बच्चों, ये आपके पास कार्बन है, इसमें आपका 2 COO, यदि मान लीजिए आप यहाँ से H हटा भी देते, जैसे यहाँ पर आप जोड़ दीजिए NH2, ये पॉजिटिव के रूप में रहता है, H हटा दिए तो निगेटिव बन जाता है, और इसके साथ आप CH2 कर दीजिए COOH। अब देखिए यहाँ पर 2 कार्बोक्सिलिक समूह है, तो आपका कहलाएगा अम्लीय एमिनो अम्ल। क्या कहलाएगा बच्चों, अम्लीय एमिनो अम्ल। अम्लीय एमिनो अम्ल में क्या होता है कि कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या अधिक होगी। तो जब 2 कार्बोक्सिलिक समूह हो जाए या इससे अधिक, और उसके सापेक्ष जो आपका एमीन ग्रुप है उनकी संख्या कम हो जाए, यानी जहां पे 2 कार्बोक्सिलिक समूह और एक एमीन ग्रुप हो, तो आपका अम्लीय एमिनो अम्ल हो जाता है बच्चों। यहां पर देखिए कि जिन एमिनो अम्लों में 2 आपका कार्बोक्सिलिक समूह तथा एक NH2 समूह होते हैं, उन्हें अम्लीय एमिनो अम्ल कहते हैं। जैसे आपका एस्पार्टिक अम्ल हो जाता है अल्फा एमिनो सक्सिनिक अम्ल। एक ही एग्जाम्पल आपको तैयार करना है, एक ही एग्जाम्पल, ज्यादा एग्जाम्पल मैं नहीं कहूंगा। अब जैसे दूसरा एग्जाम्पल है ग्लूटेमिक अम्ल, आपको तैयार करना तो ठीक है, ये ग्लूटेमिक अम्ल है, ये आपका बच्चों अम्लीय है, क्योंकि यहां पर COOH देखिए COO निगेटिव, तो 2 हमारे पास जब कार्बोक्सिलिक समूह और एक आपका एमीन ग्रुप हो जाता है। जैसे NH3 है बच्चों, यहाँ पर पॉजिटिव का मतलब ये हो जाता है कि किसी को इलेक्ट्रॉन दिया है, तभी वहां पर NH3 जुड़ा है। H यहाँ से आकर के इस पे कन्वर्ट हुआ ना, H यहाँ से निकला यहाँ पे चला गया। जैसे यहाँ पर मान लीजिए H निकला है, यहाँ पे 3 कर दो तो पॉजिटिव हो गया, यहाँ पर निगेटिव, ठीक है। यहाँ पर आप थोड़ा सा सुधार लेना, यहाँ पर H कहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ से निकला तो निगेटिव, यहाँ आकर के तो पॉजिटिव, क्योंकि भाई साहब ध्यान रखिए, नाइट्रोजन किसी को इलेक्ट्रॉन दिया है तभी वो H को जोड़कर रखा है, क्योंकि नाइट्रोजन की बंध बनाने की क्षमता 3 होती है, लेकिन जब 3 हाइड्रोजन तो ऑलरेडी किसी को इलेक्ट्रॉन ये देकर रखा है, ये चीज होता है, ठीक है, यहां तक क्लियर। अब क्षारीय एमिनो अम्ल की बात करते हैं, तो उन एमिनो अम्लों को क्षारीय एमिनो अम्ल कहते हैं जिसमें 2 NH2 ग्रुप और आपका एक COOH समूह रहता है, मतलब कार्बोक्सिलिक समूह। जैसे यहां पर आप देखिए NH2 ग्रुप, NH2 ग्रुप दिख रहा है आपको,
दो दिख रहा है बच्चों NH2 ग्रुप, ठीक है। और फिर यहाँ पर पॉजिटिव इसलिए क्योंकि यहाँ पे द्विबंध बना लिए, क्योंकि भाई साहब ध्यान दो, नाइट्रोजन की जो बैलेंसी टोटल होती है कितनी, 3। अब यहाँ पर 2 हाइड्रोजन 2 बंध है तो 4, तो जब ये 4 कब बंध बनाएगा, जब किसी को एक इलेक्ट्रॉन दिया रहेगा, तो इसलिए पॉजिटिव हो गया, ये आपका निगेटिव हो गया, ठीक। यहाँ तक तो इसमें आपका एक कार्बोक्स, ये आर्जिनिन का सूत्र है। आप लोगों को एक जैसे हिस्टिडीन इससे या इसे तैयार करना है, एक उदाहरण तैयार करना है, 2-3 उदाहरण की जरूरत नहीं है, केवल एक। तीसरा है आपका बच्चों उदासीन एमिनो अम्ल। उदासीन एमिनो अम्ल मैंने पहले बता दिया कि इसमें एक NH2 ग्रुप रहेगा और एक कार्बोक्सिलिक आयन के रूप में, लेकिन ये इसमें जब भी हम उदासीन की बात करते हैं तो ये आयन के रूप में रहेंगे, समूह में नहीं रहते बच्चों। ध्यान रखिएगा कि जिन एमिनो अम्ल में एक जैसे कार्बोक्सिलिक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र होता है COH, यही तो होता है पहचान। जब वो H निकल जाता है तो आयन के रूप में हो जाता है COO निगेटिव, ठीक है। तो ये जब आयन के रूप में रहते हैं, याद रखिएगा जो हमारा COH है वो ग्रुप में नहीं रहता बल्कि वो आयन के रूप में रहेगा, तभी वो उदासीन एमिनो अम्ल कहलाएगा। हालांकि उसे हम ग्रुप के नाम से जानते हैं कि एक ग्रुप आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल का और एक ग्रुप आपका इसका एमीन ग्रुप का, लेकिन वो जब आयन के रूप में रहेंगे, ये जब भी उदासीन एमिनो अम्ल का उदाहरण बनेगा बच्चों तो उसमें आयन के रूप में रहेगा, ध्यान रखिएगा। तो जिन एमिनो अम्ल में एक आपका COO निगेटिव आयन और एक NH3 पॉजिटिव आयन, NH3 पॉजिटिव कब होता है, देखो NH2 होता है, नाइट्रोजन की टोटल वैलेंसी 3 होती है, तो एक तो बंध ऑलरेडी कार्बन से बनाएगा और 3 हाइड्रोजन से बना ले, 4 बंध हुआ। और 4 बंध कब संभव है, जब वो किसी को इलेक्ट्रॉन दे रखा होगा, इसलिए आपका पॉजिटिव आयन। और ये एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से लेकर हाइड्रोजन को फेंक दिया है, क्योंकि H पॉजिटिव में टूटता है वो। तो जिन एमिनो अम्ल में एक आपका कार्बोक्सिलिक आयन और एक आपका एमीन का आयन ग्रुप जुड़ा रहता है, उसे हम उदासीन एमिनो अम्ल कहते हैं। तो एमिनो अम्ल की परिभाषा और एमिनो अम्ल के तीनों प्रकार आपको तैयार कर लेना है, ओके। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।